नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। सिटीजन्स वॉइस शो आपका शो है, पब्लिक का शो है, आवाम की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे, क्योंकि हम आप ही की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे मित्र एडिटर इन चीफ द प्रिंसिपल अजय शुक्ला जी मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। और एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक टिप्पणी की है। कहा प्रशासनिक सेवाओं में बिहार के मूल निवासियों का दबदबा है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसे बिहार को ना करे बदनाम। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिखावा तो बस दिखावा है। बिहार में जज एसआईआर का समर्थन करेंगे। जज अपने ही शब्दों से पलट रहे हैं और अब खुलेआम ईसीआई का पक्ष ले रहे हैं। ये एक राजनीतिक लड़ाई है और इसे जनता की अदालत में लड़ा जाना चाहिए। इसलिए सिटीजन वॉइस शो में हम आपसे प्रतिक्रिया चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। सभी संस्थाओं के साथ बुरी तरीके से समझौता हो चुका है। एसआईआर मामले पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया है। अजय शुक्ला जी, पहली प्रतिक्रिया, कल योगेंद्र यादव ने पूरे समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसमें कहा कि 18 से 40 साल की उम्र के लोगों को अगर 2003 के बाद रजिस्ट्रेशन उनका हो रहा है, उसमें आप मेट्रिकुलेशन और पासपोर्ट होल्डर्स को निकाल दीजिए तो कुल 50% वोटर जो है वो 11 साक्ष्यों में से एक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। आधार कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं। ऐसे में तो ये एक्सक्लूजन का काम है। इसमें एक भी नया वोटर इंक्लूड नहीं किया गया है। उल्टा जो वोटर थे उनकी लिस्ट जो 8 करोड़ से ऊपर थी, 8 करोड़ 19 लाख थी, पहले तो आपने 7 करोड़ 94 लाख कर दी और 7 करोड़ 24 लाख पर उसको लाके डाल दिया। यानी कि 65 लाख वो और उससे पहले जो आपने 23-24 लाख वोट जो है वो पहले ही गिनती में कम कर दिए। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ वोटर बिहार इलेक्शन में कम हो गए। इससे इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर है और विपक्षी पार्टियों को अब क्या करना चाहिए दोनों मुद्दों पर? देखिए, दो ही चीजें हैं लोकतंत्र में। आपके पास में दो ही रास्ते होते हैं, या तो संवैधानिक संस्थाओं में के पास आप जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो न्याय करें और कानून सम्मत सही ढंग से काम करें। वो तो होता दिख नहीं रहा है। मैं बार बार कहता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे दूसरी अदालतें हो, कोई बहुत यकीन नहीं है। और उनमें भी कुछ ऐसे जजेज हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिनकी पीठ बनते ही, जिनके कुर्सी पे आते ही जजमेंट पहले ही पता चल जाता है कि क्या होगा। और जब पता चल जाता है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। वो घुमाएंगे फिराएंगे, इधर की बात करेंगे उधर की बात करेंगे। मैं और कोई बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ जस्टिस सूर्यकांत की बात करता हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने पिछली सुनवाई में कहा था, आप 15 ऐसे नाम ला दीजिए जो मरे नहीं हैं लेकिन उन्हें मृत दिखा दिया गया है, मैं पूरा एसआईआर रद्द कर दूंगा। ओपन कोर्ट में कहा था। साहब 17 तो आरजेडी के सांसद ने ही पेश कर दिए सबूत, और उसके बाद में 2 जीवित लोग लेकर के योगेंद्र यादव भी पहुंच गए। यानी 19 तो सीधे सीधे हो गए, वो 15 कह रहे थे, यहां 19 आ गए। अब आप, सबसे बड़ी बात, तब तो इमीडिएट इस पे रद्द हो जाना चाहिए था, उसके लिए कोई व्यवस्था दे देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है कि नागरिकता का सबूत नहीं, तो हम कहां कह रहे हैं वो नागरिकता का सबूत है। सबसे बड़ी बात है, जो आपने बाकी 11 मांगे हैं, उन 11 में 9 तो वैसे भी नागरिकता का सबूत नहीं, तो वो भी 9 तो नहीं है। वो भी तो सिर्फ पहचान के आधार पे है, वो भी तो सिर्फ जो है एड्रेस के आधार पे है। तो साहब, जब वो मान्य है तो फिर यह भी मान्य होने चाहिए। तो 11 की बजाय 13 कर लीजिए, सबसे बड़ी बात। बहरहाल, जो एक जजमेंट का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने, वो बड़ी बात करी। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी मतदाता को आप वंचित नहीं कर सकते हैं, उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काट सकते हैं। जब तक कोई उसके कंप्लेंट लिए ना हो। जी, और उसमें भी सबसे बड़ी चीज यह है कि यदि आप काटेंगे तो आप उसको पर्याप्त सुनवाई का अवसर देंगे। यहां तो कुछ है ही नहीं। यहां तो ये भी नहीं बता रहे हैं कि हमने आपका नाम काटा क्यों है।
साहब जब आपका नाम क्यों काटा है, क्या है, कुछ आप बताएंगे नहीं और फिर कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे, जब तक आप बताएंगे नहीं हम आपको बताएंगे कैसे कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। सही तो बात। कमोबेश पूरी तरीके। फिर दूसरी चीज, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आप बिहार को बदनाम मत कीजिए, वहां से इतने आईएएस आईपीएस और इतने प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अभिषेक मनु सिंघवी ने उसका भी जवाब दे दिया कि वहां से कई वैज्ञानिक आते हैं और भी आते हैं, मेरे भी परिचित है, लेकिन उन सब की पूरे साल में टोटल आईएएस आईपीएस कितने होते हैं? 150, 200। और गवर्नमेंट उन एम्प्लॉय 200 नहीं सर, उन 200 में बिहार के कितने होते हैं? 10, 12, 15, आप समझिए, मैं क्या 20। तो अब आप एक बात बताइए, उन 20 आदमी के आधार पे आप पूरे बिहार को डिफाइन कर देंगे? 70% बिहार कैसा है उसकी बात कीजिए साहब, 30% क्या है उस पर मत जाइए। न्याय तो हर व्यक्ति के लिए। आप कह दो कोई किसान बहुत रईस है, ऐश में जीता है, तो कोई किसान इस हालत में भी है जिसके पास खाने को नहीं है, कर्ज में डूबा है, आत्महत्या भी करता है। तो इस आधार पे आप उन लोगों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर यह जो समय आपने चुना वह समय गलत है। यह समय वह समय है कि जिस समय वहां बाढ़ आई है, दूसरी और चीजें आई है, सब कुछ आया है, स्वाभाविक सी बात है, चिंता का विषय। पासपोर्ट की बात आई तो पासपोर्ट वहां कितने परसेंट लोगों के पास है? 1-2%। भाई बिहार में टोटल 30 लाख के आसपास पासपोर्ट है। वहां की आबादी जो वोटर थे अभी तक रजिस्टर 8.5 लाख, 8 लाख राउंड फिगर में, और 8 लाख यदि थे तो 8 लाख का सॉरी 8 करोड़, तो 8 करोड़ का 30 लाख क्या परसेंटेज हुए? अब उन स्थितियों को देखिए कि आप खड़े कहां हैं। और जब आप इस तरह की बात करते हैं कि ऐसे होगा, ये होगा, सॉरी मैं 30 लाख कह रहा था, 3 लाख के आसपास, तो पासपोर्ट 3 लाख के आसपास हैं, वो ऐसे हैं। और ऐसी स्थिति में आप दुनिया की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में दर्दनाक है कि आप इसका मतलब चंद लोगों को देख रहे हैं, चंद लोगों के हिसाब से ही सवाल कर रहे हैं, उनके हिसाब से ही न्याय देने की बात कर रहे हैं। यह तो अपने आप में विडंबना है। और मुझे लगता है यह भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था सबके लिए एक कलंक साबित हो रहा है। जी सिंह साहब। जी, मैं एक चीज आपसे इसमें ये पूछना चाहता हूं कि जी, मैं आपसे जो बात पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पीपीओ जो पेंशन भी पाते हैं वो करीब 1.8% है टोटल में। बिहार का और यूपी का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का कोई आंकड़ा एक आधा पॉइंट से फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। पासपोर्ट होल्डर आपने बताया 4.6%, 10th पास 36.8%। जो 10th पास होगा उसके पास पासपोर्ट भी होगा। उसके अलावा मैट्रिकुलेशन जिन लोगों ने कर रखी है वो 43.3%। सबसे बड़ा आंकड़ा वही है जो 11 सर्टिफिकेट में से एक सर्टिफिकेट माना जा रहा है। जिनको घर मिले, लैंड अलॉटमेंट है, जिनके पास मकान है, वो करीब 1%, 1.25% है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास गरीब ग्रामीण आवास योजना वो इसमें शामिल नहीं। उसके अलावा फैमिली रजिस्टर 1.2%, कास्ट सर्टिफिकेट 5% पकड़ लीजिए, कुल मिलाकर 50% ये बैठता है। इससे ज्यादा आंकड़ा नहीं है। मैं आपको एक टेबल में भी दिखा दूंगा उस आंकड़े को। मेरा पूछना आपसे ये है कि ये सारी दलीलें देकर सूर्यकांत ने कल कह दिया एक्सीलेंट एनालिसिस योगेंद्र यादव को, और ये भी लोगों को बैठ रही थी बात कि उनको लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान लेगा, शायद उसमें समरी रिवीजन पर इलेक्शन कराएगा, क्योंकि 1 करोड़ वोटों का पहले 23-24 लाख वोट निकाल देना और उसके बाद 65 लाख मतदाताओं को निरस्त कर देना, जिसमें ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि जिन लोगों के फॉर्म भरे गए हैं 7 करोड़ 24 लाख, उनके एनुमरेशन फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट दिया भी गया है, या जिस तरीके से अजीत अंजम ने प्रोग्राम दिखाया कि वो सारे सिग्नेचर्स बीएलओ ईआरओ खुद बैठ के कर रहे थे। अब ये जितनी भी
पोस्ट होती हैं, 550 लोग इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं, उसके अलावा सारी टेम्परेरी पोस्ट हैं, और ये सारे सेवानिवृत्त लोग ही इलेक्शन कमीशन में एज अ प्राइस पोस्टिंग नियुक्त किए जाते हैं। किसी की 2 साल की डेपुटेशन होती है, किसी की 1 साल की। तो कहने का मतलब ये है कि जब सारा तंत्र येन केन प्रकारेण सरकार चला रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम वफा की उम्मीद कैसे करें? टीएन शेषन तो एक ही पैदा हुआ था 1990 में। तो ये सारी प्रक्रिया, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर हो, या देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर हो, ये एक शैम साबित नहीं हो रहा है। और इसका खुलासा मोदी सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। इलेक्शन दर इलेक्शन 2014 में, आपको याद होगा 2018-19 में पूनम अग्रवाल ने पहली बार जब इसका खुलासा किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो नंबर, एब्सोल्यूट नंबर इलेक्शन कमीशन दे रहा है और जो वोट काउंट हो रहे हैं ईवीएम मशीन से, वो भिन्न है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने टोटल नंबर ऑफ काउंट देना बंद कर दिया, परसेंटेज में वोट डिफाइन करना शुरू कर दिया। और परसेंटेज भी वोट डिफाइन जिस तरीके से वो कर रही थी, और जो एब्सोल्यूट वोट काउंट हो रहे थे, वो उस परसेंटेज से 4,65,00,000 वोटों का डिफरेंस वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बताया था। एडीआर की भी इसमें कई सारी याचिकाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये तो क्लियर हो गया है कि चुनाव दर चुनाव ये सारी प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तो लोगों को भी समझ में आ गया है। जनतंत्र लोकतंत्र में इन प्रक्रियाओं को आप कब तक चलने देंगे? क्या जन आंदोलन वेट कर रहा है कि पानी खौलेगा तब चाय बनेगी, या सब उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब कुछ होने को बाकी नहीं रह गया है? इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम किया। उन्होंने एक साजिश रची, मीडिया में अपने लोग बहुत ज्यादा उन्होंने इंटर कराए, वकालत के पेशे में कराए, और उसके अलावा इन्होंने प्राथमिक शिक्षकों को कराया, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा होता है हर राज्य में। तो उनको इन्होंने वो किया, और इसके बाद में यदि आप आगे बढ़िएगा, और प्राथमिक शिक्षक अपने आप को सोचता है वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, क्योंकि उसके जो शिष्य होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत सवाल नहीं कर सकते, बहुत उन्हें खुद ही नॉलेज नहीं होता है। तो आप समझिए, अब आप आइए कि यह था। इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि वहां से जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, धीरे धीरे उस साजिश में जो वहां ब्यूरोक्रेसी बैठी थी और दूसरे लोग इनके एजेंट्स बैठे थे, उनके जरिए इन्होंने उन लोगों को ऐसे शीर्ष पदों पर बैठाया, जैसे विनोद कुमार राय को बैठाया, कैग बनवाया। इसी तरीके से ट्राई का चेयरमैन किसको बनवाया? नृपेंद्र मिश्रा को बनाया। आप देखते चलिए, ये वो लोग थे जो पक्के आरएसएस बीजेपी के थे। नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह की सिफारिश पे बने थे। इसी तरीके से राय साहब जो है वहां की, जो कहा जाता है बिहार के कोई थे, उनकी सिफारिश पे बने थे। इसी तरीके से तमाम जगह तमाम लोग बैठाए गए, चुनाव आयोग में तमाम एंट्री हुई, और वहीं से खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे इस तरह से खेल किया गया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही कैच कर लिया गया, भ्रष्टाचार होने लगा उसमें हर तरह का, और फिर धीरे धीरे करके सारे अपने लोग लाते चले गए, और अब वो पूरी तरह से कैप्चर है। तो जब ऐसी स्थिति में हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? इसी तरह जुडिशियरी में, भले ही गोगोई को कांग्रेस के शासनकाल में बनाया गया हो, लेकिन गोगोई काम कैसे करने लगे? क्योंकि जो थोड़ा बहुत गड़बड़ था उसकी नसें दबा ली गई, और बाकी तो अपने ही हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इस तरह से तमाम जगह खेल किए गए, फिर उनके जरिए तमाम लोग लाए गए। गोगोई ने जितने लोगों को प्रमोट किया, लेके आए, ऊपर लेके आए, वो आज पूरी लॉबी वही है आज, लगभग गोगोई और उसी के आसपास के जजेज के समय की पूरी सुप्रीम कोर्ट में आज लॉबी। इसी तरीके से हाई कोर्ट्स में भी अब धीरे धीरे वही लॉबी आ रही। अब आप देखिए, जब ये सब पूरी लॉबी होगी तो आप क्या करें? तब वही होगा जिसकी हम बार बार बात करते हैं। तो अब सब चीज को इन्होंने कैप्चर कर लिया है,
और कैप्चर करके ये इसी तरह लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। देखिए, किसानों के हक खाने के लिए पहले किसानों के साथ में बरगलाया गया, दूसरा किया गया। सरकार बदलने के में किसानों की बड़ी भूमिका थी, जवानों की भूमिका थी। इन्होंने सोचा कि हम देखो इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हमारे बात कोई ना कर पाए तो उस ढंग से उसे कमजोर कर दो। सेना को कमजोर कर दिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वाली सेना बन गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट वाली सेना बन जाएगी तो साहब कॉन्ट्रैक्ट तभी चलेगा जब हम चाहेंगे, तो हमारे हिसाब से करिए। अब वहां जो तमाम सारे ट्रेनर और वो दिए जा रहे हैं, जो सैनिक स्कूल है, दर्जनों सैनिक स्कूल जो है आरएसएस को दे दिए, अब लोग उसका संचालन कर रहे हैं। तो इस तरह से करके वहां पर धीरे धीरे अपना विचारधारा को रोपा जा रहा है। दूसरे को गलत, अपने को सही बताया जा रहा है। इधर आप देखिए, किसानों के बीच जिस तरह फूट डाली गई है आज आपको दिखाई दे रही है। आप तो खुद किसानों के लिए समर्पित रहे हैं और हैं, तो आप देखिए कैसे फूट डाली गई कि अब किसानों के ऊपर इतने अत्याचार हुए और कुछ हो ही नहीं पा रहा। एमएसपी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, एमएसपी छोड़िए, कुछ नहीं मिला। पूरी तरीके से उन्हें ठग लिया गया और अब तो वो मरने को मजबूर है सिर्फ। अब उनकी कोई आवाज भी सुनने को तैयार नहीं, और किसानों की विश्वसनीयता को भी इन्होंने खत्म कर दिया। ये सबसे पहले यही करते हैं, उस संस्था की विश्वसनीयता खत्म करा देते हैं। फिर वो कमजोर हो जाता है, जब कमजोर हो जाता है तो फिर हमारे कब्जे में रहो। तो इस तरह से खेल करते हैं। तो वो किया गया। इसके साथ साथ इन्होंने लोगों को कर्जदार बनाने का काम शुरू किया। आप इतने कर्ज में फंस जाएं कि फिर आप उसके डर से लड़ाई न लड़ सके। यदि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तो मुझे एक डर होगा नीचे से कोई कुर्सी न गिरा दे, नहीं तो मैं गिर जाऊं। तो साहब आपकी कुर्सी इतनी कमजोर कर दो कि आप हर समय संभालते रहो उसी को कि ये बची रहे। ये इनकी रणनीति का हिस्सा है और वही इन्होंने किया। तो इसलिए मैं इनसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करता हूं। मैं सिर्फ इतना ही है कि यदि ये इसको थोड़ा सा सुधारात्मक कर दें तो शायद कुछ हो। अब आप बताइए, इतने लोगों की उसमें गड़बड़ियां मिल रही हैं, दस्तावेजी सबूत है। क्या सुप्रीम कोर्ट का दायित्व तो नहीं बनता था कि कुत्तों पर वो ले रहे हैं सुमोटो, और देश में इतनी बड़ी लोकतंत्र संविधान की लूट हो रही है, उसके साथ में उसकी हत्या की जा रही है, उस पर कुछ बोले? नहीं साहब, उस पे बात नहीं करेंगे। अजय शुक्ला पे सुमोटो करेंगे क्योंकि अजय शुक्ला ने एक सच बोल दिया, लेकिन बाकी की बात, बाकी की नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि असल में बाकी तो अपने सिर्फ, आप देखिए बहुत तकलीफ हो रही है ये गवाही को कि जजेस पे बड़ा वो हो रहा है, जजेस पे। तो भाई जजेस ने अपना आचरण ऐसा क्यों कर लिया है कि उन पर लोग ये बोलने लगे? पहले तो कोई भी व्यक्ति किसी जज का नाम बगैर माननीय श्री लगाए नहीं बोलता था। आज उसके मन में श्रद्धा ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है उसके लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उसने अपना सम्मान खोया है। यही बात तो मैंने कही थी कि ऐसा आपने किया कि आपको सम्मान नहीं मिल पाया। साहब मेरा यही मानना है कि सम्मान को बरकरार रखिए, आपका भी रहे, संस्था का भी रहे। हम चाहते हैं आपका सम्मान, हम नहीं चाहते हैं आपका अपमान। लेकिन आप अपने अपमान के कारण तो आप बन रहे हैं, खुद बन रहे हैं। ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप न्याय करते हुए दिखने भी चाहिए। न्याय सिर्फ कागजों में नहीं हो जाना चाहिए। तो न्याय करते हुए आप दिख कहां रहे हैं? मुझे बता दीजिए, पिछले 10 साल में कोई ऐसा केस आया हो जहां आपको दिखा हो कि न्याय हुआ है? मुझे तो नहीं नजर आता है, एक भी केस नजर नहीं आता है। शुरुआती दौर की वही 2015 तक की बात छोड़ दें तो 16 के बाद तो कोई न्याय दिखा नहीं। तो साहब जब नहीं दिखा तो सवाल नहीं होगा क्या? और इसी तरह चुनाव आयोग की भूमिका है। चुनाव आयोग पे कभी इस तरह से हमला होता था?
खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था लिंगदेव, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए थे अपनी ही सरकार के। वो कोई और नहीं था, नरेंद्र मोदी की ही सरकार के, अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार थी। तो अब आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो लिंगदेव पर नरेंद्र मोदी सवाल उठाते हैं, लेकिन अब जब सही में सवाल तब वो सब चुप्पी साधे। अब जब बेईमानी हो रही, सब कुछ हो रहा है, तब नहीं बोलेंगे। तब तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और कांग्रेस की सरकार के दौरान कभी किसी चुनाव आयुक्त पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर कभी कोई सवाल नहीं उठा, किसी भी सरकार ने नहीं उठाया। उल्टा तब प्रशंसा होती थी, कभी टीएन शेषन की, कभी किसी और की, कभी किसी और की, सख्त रूप अपनाते थे। तो साहब, आज की स्थिति देख करके तरस ना आए तो और क्या कहेंगे? तो इनसे आप क्या उम्मीद करें? जी, मैं आपको वो लिस्ट दिखाना चाहता हूं। इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स निल है, प्री 1987 आईडी कार्ड निल है, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट कुछ ज्यादा नहीं है, करीब 18-19 है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड 1.8%, 14,39,000 टोटल वोटर्स, जिसमें 18 से 40 साल की उम्र के अगर आप लोगों को लेंगे तो 1%, पासपोर्ट 36 लाख, और अगर आप 18 से 40 लाख लोगों को लेंगे तो 4.6%, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 36.8, 2,91,00,000, अगर 18 से 40 लाख लोगों को लेंगे तो 43.3% जो मैंने आपको फिगर दी कि वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होल्डर्स। उसके अलावा एनी कास्ट सर्टिफिकेट 16 से 20%, और टोटल वोटर 8,73,00,000, एनी कास्ट सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर 2 करोड़ 1.2%, 18 से 40 साल, बर्थ सर्टिफिकेट 49.7%, टोटल वोटर्स 3.93 करोड़ और 2% 18 से 40 साल, और एनी लैंड अलॉटमेंट 15.6%, यानी 1.25 करोड़ लोगों के पास कोई भी घर या लैंड या पटवारी का रिकॉर्ड है, और 1.2% 18 से 40 साल। इसमें जो मेन बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि एज पर द एस्टिमेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 2003 में ये रोल बनाया था, उसमें मात्र 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रेट जो थे वही लोकेट हो पाए थे। 2/3 की लोकेशन 2003 में भी नहीं हो पाई थी। अगर आप इन सर्टिफिकेट्स को ले लेंगे तो 4,80,00,000 लोगों से आप कागज मांग रहे हैं, सिटीजनशिप का कागज मांग रहे हैं, और 2,40,00,000 लोग 7,24,00,000 की प्रक्रिया में से दे विल लूज द वोटिंग राइट। यही तर्क आपका अभिषेक मनु सिंघवी ने, यही तर्क आप कपिल सिब्बल ने, और यही तर्क योगेंद्र यादव ने कल सूर्यकांत की कोर्ट में दिया। अब बात यह आ जाती है कि 7,24,00,000 जो आप एग्री कर रहे हैं, उसमें भी 2,40,00,000 लोगों का वोट जो है वो अधर में लटका है, और बहुत सारी नई चीजें निकल के आ रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि बिहार मतदाता सूची की अवैधता अगर साबित हो जाती है तो एसआईआर के परिणामों को सितंबर तक रद्द किया जा सकता है। पर आज जो रवैया सुप्रीम कोर्ट का लग रहा है, उसमें कोई उम्मीद नहीं है कि एसआईआर पर कोई भी रोक लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदान पुनः सत्यापन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले हो रही इस गतिविधि पर बात की थी। अब मैं आपसे ये आखिरी में समझना चाहता हूं कि नागरिकता का मामला भारत सरकार, खासकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव आयोग कहता है कि नागरिकता तय करने के लिए आधार पर्याप्त नहीं है, लेकिन उनके पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। बाद में उन्होंने हलफनामा दाखिल किया कि हमारे पास अधिकार है। अदालत ने कहा था कि उन्हें सिर्फ मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो ये जो एनआरसी है, सीए है, जो अघोषित एनआरसी सीए, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले यहां लगाया है, और मैं बिल्कुल आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगला नंबर असम और मणिपुर का है। बिहार के बाद असम का, मणिपुर का, और फिर वेस्ट बंगाल का भी नंबर आएगा। तो कहां तक चलेगी बात? लोगों का आक्रोश कैसे कंट्रोल कर पाएगी सरकार? आखिरी टिप्पणी। सर, आप ये समझ लीजिए, आक्रोश तो अब ऐसा होगा कि निश्चित रूप से ये सरकार, ये देश में गृह युद्ध कराने के लिए खुद नरेंद्र मोदी और वो उनकी संस्थाएं मिलकर के काम कर रही। यूं ही नहीं कहा था निशिकांत दुबे ने कि ये
चीफ जस्टिस गृह युद्ध करा दें, यह इनकी मंशा दर्शाता था। और इन्होंने गृह युद्ध की तैयारी की है, जिससे पूरा देश गृह युद्ध में फंसा रहे और ये इसी बहाने राज करते रहे। लेकिन इस अराजकता में चंद लोग फायदा उठाएं और फिर वो अपने फायदे के मुताबिक, तो यह असल में भारत को एक गृह युद्ध में ढकेलने का है और भारत को बहुत गंभीर हालात में ले जाने का है। ये सारी साजिशें उसी के तहत हो रही। ये साजिशों वाली सरकार, इसे साधारण सरकार मत मानिए। आज आप उम्मीद खो चुके हैं। देश में यदि राहुल गांधी को हम हटा दें तो कोई दूसरा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश में नरेंद्र मोदी से, भाजपा से, आरएसएस से लड़ सकता हो। तो जब कोई और बचा ही नहीं, तो इनकी पूरी साजिश यही है कि गृह युद्ध करा के और फिर खत्म कर दो बाकी को, यह कह के कि इन्होंने गृह युद्ध करवाया है और यह कह के उन्हें खत्म कर दो। यही काम पुतिन ने किया, यही काम कमोबेश चीन में हुआ था और यही काम कमोबेश इजराइल में हुआ है और यही नरेंद्र मोदी ने उनसे सीखा है। नरेंद्र मोदी ने जब CIA की ट्रेनिंग ली थी जाकर के अमेरिका में, वहां इसमें फ्यूचर लीडरशिप ट्रेनिंग के नाम से उसे जाना जाता है। तो हाँ, तो उसमें उन्हें यही सब सिखाया गया कि कैसे आने वाले वक्त में आप कब्जा करेंगे सत्ता पे। तो ये कब्जा करने की जो पूरी नीति है उस पर यह काम हो रहा है और यही एक सत्य है। तो आज जो भी राहुल गांधी के साथ खड़े होकर लड़ रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, उसे ये कभी नक्सली, कभी अर्बन नक्सल, कभी कुछ इस तरह से तो कहने ही लगे। और यदि थोड़ा सा गृह युद्ध की तरफ बढ़े तो यही कह के पहले राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और फिर बाकी सबको खत्म कर देंगे। यही इनका पूरा एजेंडा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनका एजेंडा तो ये है, पर भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी ये होने नहीं देगी। मैं फर्म बिलीवर हूं कि देश का लोकतंत्र ये सारी साजिशों का पर्दाफाश कर देगा और बहुत नहीं सारे सर, सुनिए, हम तो लड़ते ही रहे हैं। मैं फिर यही कह रहा हूं, उस समय भी यही साजिशें होती थी, तब भी लड़ते थे। तो लड़ने वाले लोग लड़ेंगे, वो डरते नहीं है, वो फांसी वही चढ़ते हैं, इनके जैसे लोग नहीं चढ़ते हैं। लेकिन हम उससे नुकसान बहुत बड़ा उठाते हैं। हमारी सदियां गुजर जाती हैं वो नुकसान उठाते, इसलिए कह रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा काम है लड़ना, हमारा काम है संघर्ष करना और सच को सच और झूठ को झूठ बताना। और सरकार की मंशा बहुत क्लियर है, जुडिशरी हो, मीडिया हो, कार्यपालिका हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, सबको अपने काबू में कर मनमाने तौर पर अब सरकार जो है सामने खड़ी हो गई है, जिसको एक अंग्रेजी की कहावत में कहा जाता है कि एम्परर हैज नो क्लोथ्स, देश का राजा नंगा है। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय शुक्ला जी आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू।